हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगत तंत्र। अगत तंत्र का पेपर 2 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी आपकी टॉपिक है, मॉडर्न पोर्शन, और आयुर्वेद पोर्शन में आपका अगत तंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे चैप्टर्स को समझेंगे हम लोग। जो सेकेंड पार्ट जो है आपका वो व्यवहार से शुरू होता है। क्या से शुरू होता है? व्यवहार। ठीक है, क्या है? व्यवहार। ठीक है, आम भाषा में जो हम, आप और हम लोग घर के आसपास जो लोग मिलते हैं, कहते हैं ना कि इस लड़के का व्यवहार अच्छा नहीं है या इस लड़के का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो यही टॉपिक है आपका पूरा पेपर 2। सही और गलत दो ही चीज हो सकती है ना हमारे और आपके जीवन में। क्या हो सकती है? या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर जो है, पूरा टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या होता है? फैक्टर, वैसा फैक्टर जो क्या करते हैं? पर्सन एबल टू हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। मैंने समझाया ना कि दो ही चीज हो सकती है, या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो वैसा पावर या वैसा फैक्टर जिससे हम अंतर पता कर सकते हैं सही और गलत के बीच में। ठीक है, और इन टर्न इनहांस करता है फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, और धर्म के लिए, और हेल्प टू अचीव इट्स गोल एंड विजन। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए, जैसे कि आप किस में हो? BAMS सेकेंड ईयर, है ना बुआ? आप किस ईयर में हो? BAMS सेकेंड ईयर में। अब समझिएगा बच्चों, आप किस ईयर में हो? BAMS सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो BAMS सेकेंड ईयर में दो चीज करोगे। एक करोगे ट्रू और दूसरा करोगे फॉल्स। अगर फॉल्स करोगे तो क्या होगा? पास नहीं करोगे BAMS तो आपको BAMS यानी डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है। ठीक है, क्या है? आपका जो गोल है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन ट्रू करोगे, सब कुछ सही करोगे, तो जो आपका गोल है, एम्बिशन है, जो सपना है, वो आपका पूरा हो जाएगा। समझ गए बच्चों? समझ गए मेरे दोस्तों? ठीक है, तो यही चीज है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की पावर या फैक्टर या क्षमता, उसको हम व्यवहार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग हमारे जो संहिता थे, शास्त्र थे, तो उसमें अलग अलग बात किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य मनु। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य मनु के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे में आप सब में बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म से होंगे उनको पता होगा मनु स्मृति, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, तो हमारे जो एनिशिएंट समय में जो हिंदू शास्त्र और संहिता के अकॉर्डिंग मनु स्मृति को फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य मनु, ठीक है, विनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, विनिंग ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट इज नोन एज व्यवहार। ठीक है, इस डिफिनेशंस को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा है हुबहू लाइन में याद रखना है। अकॉर्डिंग टू आचार्य मनु, विनिंग ऑफ जस्टिस मतलब न्याय की जीत किसके दौरान? जो प्रोसिक्यूशन के दौरान। ठीक है, जो कोर्ट में जो क्या बोलते हैं, कोर्ट जाते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो आपको न्याय मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहार बोलते हैं। ठीक है, कई बार आप जो कोर्ट में जाते होंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है, कोर्ट में जाते होंगे तो वहां पर लिखा रहता है व्यवहार और न्यायालय, ये वर्ड लिखा रहता है। ऐसा वर्ड लिखा रहता है, व्यवहार न्यायालय, ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब उसी के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? उस आयुर्वेद है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? व्यवहार आयुर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहार आयुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार आयुर्वेद इज
coined term to imply the meaning of forensic medicines। अब देखिए आयुर्वेद में क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार आयुर्वेद। मॉडर्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, फोरेंसिक मेडिसिन। समझ में आ गया दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट समझिए, ठीक है। विधि विधेयक इज ए क्वाइंट टर्म। विधि विधेयक क्या होता है दोस्तों, ठीक है। विधि विधेयक क्या होता है, क्वाइंट टर्म होता है, ठीक है, टू इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का जो है ये, ठीक है। तो इतनी चीजों का आपको याद रखना है, ठीक है। अब फोरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, डिफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा, एक तो डिफिनेशन क्वेश्चन कैसा पूछेगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि 2 क्वेश्चन जोड़ देगा, एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ व्यवहार, एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ व्यवहार फोरेंसिक एंड इस तरह से मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, ये पूछ देगा, ठीक है। तो फोरेंसिक मेडिसिन का डिफिनेशन क्या है बच्चों, समझिएगा। ये क्या है, फोरेंसिक मेडिसिन इज डिफाइंड एज, फोरेंसिक मेडिसिन को डिफाइंड करते हैं एप्लीकेशन, क्या है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल, ठीक है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। जैसे कि कानून और न्याय, ठीक है, कानून और न्याय में जो हम मेडिकल और पैरामेडिकल नॉलेज को, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके, उसके लिए जो भी करते हैं उसको हम फोरेंसिक मेडिसिन में कहते हैं। जैसे सिंपली समझ लीजिए, किसी का आपने देखा होगा सीआईडी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सीआईडी सीरियल आती है ना, तो उसमें देखते हैं कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता है, तो वहां पर सैंपल कलेक्ट करने के बाद डॉक्टर सालुके, नाम सुना होगा आप सब ने, सीरियल अगर देखते होंगे तो डॉक्टर सालुके जो है सैंपल जो कलेक्ट करके उनके पास आती है, उसी का वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो वो उसमें किसका नॉलेज यूज करते हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल नॉलेज का यूज करते हैं, सैंपल कलेक्शन से लेकर के सब कुछ में, तो उसी को हम फोरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं। अब नेक्स्ट डिफिनेशन आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो डील करता है किसके साथ, डीलिंग एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, जो किससे कंसर्निंग हो मेडिकल प्रैक्टिस और नॉलेज से। जैसे आपको मैं समझाता हूं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आप पेशेंट को ट्रीट कीजिएगा, ट्रीटमेंट करने के दौरान आपकी एक लिमिटेशंस होती है कि आपको किस किस लिमिटेशंस में रह करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारी एक सीमा होती है कि ये एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते हैं, सर्जरी में कितनी सर्जरी कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्जरी नहीं कर सकते, कौन कौन से प्रोसेस नहीं कर सकते, वो सारा चीज आपका इसमें आता है। उसके अलावा मतलब कि बहुत सारा है, जैसे इमरजेंसी पेशेंट्स है, मेडिकल लीगल पेशेंट्स है, जैसे कि एक्सीडेंटल पेशेंट है, पॉइजन पेशेंट है। तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, ठीक है दोस्तों, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा कि वो लड़का जहर पिया हुआ रहता है, उसकी मदर जो है फॉर्म भरती रहती है, तो डॉक्टर्स बोलता है कि ये पुलिस केस है। पुलिस केस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मेडिकल केस है। अगर वो पेशेंट्स आपके पास आया है तो पहले पुलिस स्टेटमेंट होगी, फिर आपको ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है या बाकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो भी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल में फॉलो किया जाता है उन सबको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में रखते हैं। तीनों टर्म समझ में आ गया दोस्तों, एकदम छोटी छोटी चीजों को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ व्यवहार आयुर्वेदा एंड विधि विधेयक। क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो एक साथ पूछेगा 5 मार्क्स में। व्यवहार क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, एक्सप्लेन द व्यवहार 5 मार्क्स में, हिस्ट्री ऑफ व्यवहार आयुर्वेदा विधि विधेयक, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री भी याद रखनी होगी। अब जब भी किसी भी इतिहास की बात करते हैं तो पुरानी चीजों से शुरू करते हैं, हम लोग करते हैं ना। तो मेडिसिन्स एंड लॉ हैव बीन रिलेटेड फ्रॉम अर्लियर टाइम। अब जन्म से मतलब बहुत पुराना है, इसको समझ सकते हैं। आयुर्वेद और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पद्धति जो है वो सबसे पुराना है। ट्रीटमेंट जो है वो, चाहे इसकी जो आपको रेफरेंस अलग अलग में मिल जाएगा, चाहे वेद में मिल जाएगा, कौटिल्य में मिल जाएगा, अर्थशास्त्र में मिल जाएगा, मनुस्मृति जिसकी मैंने बात किया, जिसको लेकर के जो अर्धज्ञानी लोग है उस पर हो हल्ला करते हैं। एंड ऑल्सो इन द सम आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, जैसे चरक संहिता, श्रुत संहिता, इन दोनों में आपको जो है बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है।
अब वेद पीरियड की हम बात कर लेते हैं, 2000 ईस्वी से 1000 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। रुद्र एंड वरुण, ठीक है, वेद में क्या है, रुद्र और वरुण हैव इम्प्लीमेंटेड किया था लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को याद रखना है कि रुद्र और वरुण ने इम्प्लीमेंट किया था लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड रिलेशन ऑफ टू मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन वेद में आपको मिल जाएगा। अथर्ववेद, जो अथर्ववेद है वो क्या होता है, डिटेल्स हाउ टू क्योर वुंड, पॉइजनिंग और स्नेक बाइट्स, इसके ट्रीटमेंट जो है आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है। उसके बाद आता है क्या, कौटिल्य, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसकी जो पीरियड है 300 BC है। कितना है दोस्तों, 300 BC है। ये मेनली एक्सप्लेन किया है दंड नीति। जो दंड नीति मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको दंड देना है, किस तरह की दंड देनी है उसके, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट किया है लॉ को और डिसिप्लिन व्हिच हेल्प टू एक्सक्यूशन ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड, मतलब किसी को दंड कैसे देना है, कितना दंड देना है, उसके रिलेटेड इसमें आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग सजा मिलती थी, ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति जो आज भी अभी अवेलेबल है, ठीक है, और जो इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग हो हल्ला करते हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि मनुस्मृति पूरी तरह से गलत है, ठीक है। जो संविधान को मानने वाले लोग सब है वो ये सब बोलते हैं, तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मनुस्मृति 200 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मनु जो है वो, मनु जो थे वो क्या थे, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो थे, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ट्रेडिशनल किंग थे, ठीक है। उसने डिसिप्लिन लॉ दिया था कंट्री में, अपने देश में डिसिप्लिनरी लॉ दिया था। इसने एक्सप्लेन किया था कि राजा का धर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल, लोगों की रक्षा करना, जो हमारी जनसंख्या है। जैसे हमारे राजा मान लीजिए, एक मिनट के लिए समझ लीजिए, तो मोदी साहब है, तो मोदी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में जो रहने वाले हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है। कोर्ट बनाया गया है, ठीक है, तो कोर्ट और लॉ का कोर्ट लॉ बनाया गया। विटनेस, गवाह देना। अब बहुत सारे लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं, तो फॉल्स विटनेस के रिगार्डिंग, फॉल्स स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, फॉल्स ओथ के रिगार्डिंग बनाया गया। पैरामीटर फॉर द पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम, अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सजा है। किसी से मारपीट कर लीजिएगा तो उसके लिए अलग सजा है, किसी के जान से मार दीजिएगा तो उसके लिए अलग सजा है। तो हर चीज के लिए ये बताया गया है इसमें मनुस्मृति में कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सजा है। इसने एक्सप्लेन किया था सम सब्जेक्ट रिलेटेड टू व्यवहार आयुर्वेदा सच एज सेक्सुअल ऑफेंस। आप सबको पता है, मैं पढ़ाऊंगा, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं डायरेक्ट, सेक्सुअल ऑफेंस करके 5 मार्क्स के, रेप और जो मैरिटल रिलेशंस है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं 5 मार्क्स में, मैं बताऊंगा। इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको मनुस्मृति में मिलता है। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है उसमें किसका किसका रेफरेंस आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। संहिता की बात करें तो एंशिएंट आयुर्वेदा टेक्स्ट, जो आपका चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ठीक है, इसमें भी डिस्क्राइब किया गया इथिकल और सोशल स्टेटस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, क्वालिटी एंड स्किल ऑफ गुड फिजिशियन। अब आपको पता होगा चरक संहिता और ये जो सुश्रुत संहिता है, ये जो दोनों संहिता क्या है, चिकित्सा शास्त्र है, ट्रीटमेंट साइंस है। तो इसमें किसके बारे में लिखा रहेगा, तो इथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, क्वालिटी, स्किल, ये सब किसके बारे में लिखा रहेगा बच्चों, फिजिशियन के बारे में लिखा रहेगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अब हमारा जो मॉडर्न ईरा है, जो अभी जो करंट सिनेरियो है, ईरा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें क्या क्या है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पर मॉडर्न ईरा में जो 16th सेंचुरी थी, 16वीं शताब्दी में यूरोप में मेडिकल प्रैक्टिशनर इन आर्मी एंड यूनिवर्सिटी सेटिंग बिगिंस और टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ काउज एंड मैनर ऑफ डेथ, मतलब किसी के मरने के कारण वगैरह के और रूप, जो किस कारण से उसकी डेथ हुई है उसके बारे में 16वीं सेंचुरी में यूरोप में बात प्रैक्टिस होने लगी थी। एम्ब्रॉइज पेरी, ये फ्रेंच आर्मी सर्जन थे, ठीक है। कौन थे, ये याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, एम्ब्रॉइज पेरी जो फ्रेंच आर्मी सर्जन थे, उसने सिस्टमिकली स्टडी किया था, जो क्या बोलते हैं सिस्टमिकली स्टडी किया था। जैसे वायलेंट डेथ मतलब होता है मारपीट में, लड़ाई झगड़े में जो डेथ होती है, या इंटरनल ऑर्गन पे अगर कोई चोट लग गया उसकी वजह से, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, किसने, एम्ब्रॉइज पेरी ने।
अब दो इटालियन सर्जन थे, कितने इटालियन सर्जन थे? दो इटालियन सर्जन थे, फोर्टुनाटो फेल्डिक्स एंड पोला जेचिस। इसने लेड किया था फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी स्टडिंग चेंज दैट ऑकर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। डिजीज के कारण जो बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होती है उसके पे स्टडी किया था। 18वीं सेंचुरी में राइटिंग किया था इथिक्स ऑफ टॉपिक लेगेशन पेपियर्स। ठीक है, फर्स्ट चेयर ऑफ प्रोफेसर ऑफ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया वो कब एस्टेब्लिश किया था? 1857 में। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया बच्चों कि जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो इंडिया में सबसे पहले एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में किया गया था। तो दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। किस मेडिकल कॉलेज में किया गया था? मद्रास मेडिकल कॉलेज में। कब किया गया था? 1857 में, ये याद रखना। इंडियन पीनल कोड जो एग्जिस्टेंस में आया कब आया? 1860 ईस्वी में आया। ठीक है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया और क्रिमिनल सीआरपीसी 1974 में आया। ये तीनों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, डेट याद रखिएगा दोस्तों। इंडियन पीनल कोड कब आया? 1860 में। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया? 1872 में। और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1974 में आया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये डेट तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इंडियन पीनल कोड आईपीसी की बात करते हैं दोस्तों। इंडियन पीनल कोड जो है एक्ट आईडी क्या होता है? ये याद रखिए 1860-45। इनएक्टमेंट ईयर कब एक्शन में आया था? 1807 में। आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड होता है। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पीनल कोड जो है, इंडियन पीनल कोड जो है ये क्या ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है ऑफ इंडिया। अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए ये कोड लगता है, आईपीसी की धारा लगती है। ठीक है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव कोड होता है। ठीक है, जो इंटेंडेड टू कवर करता है ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ का होता है। ठीक है, आईपीसी में कितना चैप्टर होता है? 23 चैप्टर होता है और कंप्राइजेस करता है कितना? 511 सेक्शन को। ठीक है, आईपीसी में कितना होता है? 23 चैप्टर्स होता है और कंप्राइजेस करता है कितना सेक्शन है? 511 सेक्शन है। ठीक है, अब आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? अब 2 मार्क्स में पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो तीनों को एक साथ मर्ज करके पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का आईडी जो एक्ट आईडी है 18721। कब एक्ट आया था एक्शन में? तो 1872। इसमें सिर्फ एक जोड़ दीजिएगा, इसका एक्ट आईडी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसमें क्या होता है? सेट ऑफ रूल जो गवर्नमेंट की एडमिसिबिलिटी है वो एविडेंस रखता है। किसमें? जो इंडियन कोर्ट लॉ में जो भी एविडेंस आपको अगर सबमिट करना है तो इसी एक्ट के अंदर में है। ठीक है, इन एक्टमेंट एंड अडॉप्शन इन इंडियन एविडेंस एक्ट को, ठीक है, ऑन पाथ ब्रेकिंग जुडिशियल मेजर कहते हैं। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, चेंज किया गया था एंटायर सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, पर्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिविटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट। जैसे सिंपल समझिए, इस एक्ट में सारी कहानी क्या है? सबूत। सबूत का मतलब क्या होता है? प्रूफ। प्रूफ का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जैसे किसी भी क्रिमिनल हुआ, चाहे किसी भी कहीं पे क्राइम हुई, तो क्राइम के जगह से क्या क्या सबूत एक्सेप्ट होगा, कौन कौन सी प्रूफ कोर्ट में एक्सेप्ट होगा, कौन नहीं होगा, इस एक्ट के अंदर में बताया गया था। ठीक है, तो इतना चीजों को याद रखना। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड जो है ट्रांजिशनल लीगल सिस्टम में जो भी है, सोशल ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप, इंडिया डिफरेंट। ठीक है, अब एक्ट कब आया था? 1872 में। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर से याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1872 में आया था। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। इसमें कितने चैप्टर है बच्चों? 11 चैप्टर है और 167 सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर इसी पे अगर मैं पढ़ाने लगूं तो आपको 3 लेक्चर लग जाएगा। इसके 11वें चैप्टर में क्या है, 167 सेक्शन क्या है, जो आपको कभी याद नहीं होगा। तो जरूरी की चीजें ही याद रखना है। कब आया था? 1872 में। इसमें किससे रिलेटेड है? प्रूफ से रिलेटेड है। कितने चैप्टर है? 11 चैप्टर है। कितने सेक्शन है? 167 सेक्शन है। ये सब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बीएएमएस में भी और आईपीजीटी में भी डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो है सीआरपीसी। इसकी जो एक्ट आईडी है दोस्तों, देखिए सीआरपीसी में 1974 में, तो इसमें 2 लगा दोगे पीछे तो ये आपका एक्ट आईडी हो जाएगा। ठीक है, सीआरपीसी जो होता है मेन जो लेजिस्लेशन होता है, प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसिव क्रिमिनल। जो क्रिमिनल नाम में ही क्रिमिनल है, तो ये क्या होगा? क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, इसमें इसका एक्शन में कब आया था? ठीक है, इट वाज इनेक्टेड 1973 में। एंड फोर्स में जब ये इनेक्टेड कब हुआ था?
ये जब हुआ था 1973 में, लेकिन फोर्स में आया था जब वर्किंग कंडीशन में आया था 1 अप्रैल 1974 को। तो आपको यही डेट को कंसीडर करना है, ठीक है, इसी डेट को कंसीडर करना है। ये प्रोवाइड करते हैं मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। ये जो भी मशीनरी आपको चाहिए जहाँ पे क्राइम वगैरह हुआ है, तो जो भी मशीनरी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड करता है। और उसके बाद क्या, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल, कोई भी अगर क्रिमिनल सस्पेक्टेड है तो उसको उठा सकते हैं सीआरपीसी के तहत, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। कोई गिल्ट पर्सन है, इनोसेंस पर्सन है, तो जो एक्यूज्ड पर्सन है तो उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करके जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट देना, ठीक है। सीआरपीसी में कितने चैप्टर है, 37 चैप्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीआरपीसी में कितने चैप्टर है, 37 चैप्टर है, 484 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है और 556 फॉर्म इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 53, सेक्शन 53 जो हमारे मेडिकल से रिलेटेड है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 53, ठीक है बच्चों, सेक्शन 53 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। एक्यूज्ड जो है, जो हमारे मेडिकल से रिलेटेड है, जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट करेगा, वो भी ओरल में या रिटन में, तो आपको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, मतलब उन्होंने कोई क्राइम किया है, उसको अरेस्ट किया गया, such a nature and illicit have been committed under the such circumstance that there are reasonable ground of believing that examination of each person will afford evidence of commission on offense। जैसे वो पर्सन किसी ने क्राइम किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अब आपको कह रहे हैं कि इसको एग्जामिन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसकी सिचुएशन क्या है वो बताइए, ये क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारा कुछ आपको करना होगा, ठीक है। अगर कोई डेड बॉडी लेके आया, पुलिस आपको कहता है कि इसका एग्जामिनेशन कीजिए, तो आपको करना होगा, ठीक है। अगर पर्सन फीमेल है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन मेड बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई फीमेल क्रिमिनल है तो उसको एग्जामिन कौन करेगा, तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। अगर किसी कारणवश फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो एक नर्स को वहां खड़ा करके आप उसका एग्जामिन कर सकते हैं। सेक्शन 53 और सेक्शन 53A, एग्जामिनेशन ऑफ जो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन जो एक्यूज्ड है, रेप का जो एक्यूज्ड है, उसका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एग्जामिन करेगा, ठीक है। तो जो पर्सन जो है अरेस्टेड किया गया किस चार्ज में, कमिटिंग और ऑफेंस ऑफ रेप, रेप के चार्ज में, ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ठीक है, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बी बिलीव दैट एंड एग्जामिनेशन ऑफ पर्पस जो है उसमें आपको एग्जामिन करना है और एविडेंस को जो है कलेक्ट करना है, और वो एविडेंस को कलेक्ट करके और तब आपको सबमिट करना है, ठीक है। और वो जो है सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस, जो ऑफेंस है 16 किलोमीटर, 16, ठीक है, 16, ठीक है, 16 किलोमीटर जो है, जो 16 किलोमीटर के अंदर में होता है, वहां पर ऑफेंस में जा करके आपको सैंपल वगैरह कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो अगर के रेप के चार्जेस में है, ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या होगा, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग, जो रिक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर। वो भी पुलिस ऑफिसर का जो रैंक है वो किस रैंक में होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। फॉर एनी पर्सन जो एक्टिंग इन गुड फेथ एंड हिज एड अंडर दिस डायरेक्शन मैक्स सच, जो सब इंस्पेक्टर्स के लेवल से नीचे के लेवल का बात आपको सुन के नहीं करना है, कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, किसके जो ऑर्डर पे आपको जो है एग्जामिन करना है अंडर द सेक्शन 53A, तो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे आपको जो है एग्जामिन करना है, उससे नीचे लेवल पे एग्जामिनेशन नहीं करना है, ठीक है दोस्त। तो इस चीजों को ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट थी। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तो रट्टा मारने वाला था, जितना समझा सकता था मैंने आप सबको समझाया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।